देते हैं। उसके बाद में उसको क्रमानुसार जमाते हैं, ऑर्डर से जमाते हैं, सेट इन ऑर्डर। और उसके बाद में उसको थोड़ा सा कपड़ा मार के या झाड़ फूक करके शाइन करवाते हैं। और अब हम हमारा काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसको एक मिनिमम हमारा स्टैंडर्ड बना के रखा, वो आपको हम यहीं पर सेम चीज आपको हमारे लेबर रूम में भी मिलेगी, सेम चीज ओटी में मिलेगी, सेम चीज आपके फार्मेसी में मिलेगी, सेम हमारे स्टोर में मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। और सस्टेन मतलब यह काम जो है हम आते हैं डेली करते हैं, डेली प्रति शिफ्ट में करते हैं, और निरंतरता इससे बनी रहती है, लगातार काम चलता रहता है। सस्टेन मतलब उसको मेंटेन करके रखा है हमने इतना, ठीक है, डेली करना है। ऐसा नहीं है कि असेसमेंट वाले दिन अकेले करते हैं, लेकिन अक्सर यही होता है कि आप डेली भी कर रहे होगे तो असेसमेंट वाले दिन तो नहीं करोगे, क्योंकि उस दिन सब लोग व्यस्त रहते हैं और सबका ध्यान ये होता है कि असेसर आएगा, ये पूछेगा वो पूछेगा। तो करके भी तो दिखाओ, मैं तो सीधा बोलता हूँ यहाँ पे 5S करके दिखाओ मेरे को, है ना। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने यहाँ तक में क्या देख लिया, 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के नाम देख लिए, उसके बाद में 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के नाम देखने के बाद में 2-3 का उपयोग भी देख लिया। उसके बाद में अपन ने देखा, दो मेथड देखे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, दो मेथड देखे, पीडीसीए और 5S देख लिया, उन दोनों को समझ भी लिया। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ये पीपीटी खत्म होने के बाद में फिर पूछ लेना। अगला एक लास्ट पॉइंट आता है जी10 में पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द मेडिकेशन एंड द पेशेंट केयर सेफ्टी रिस्क। ये कि ये अकेला इसमें ये पूछा जाता है कि पीरियोडिक असेसमेंट आप कर रहे हैं मेडिकेशंस का या फिर पेशेंट की सेफ्टी के, या उसको क्या क्या रिस्क हो सकता है पेशेंट को, उसके लिए आप क्या इम्प्रूवमेंट किया है, या फिर उसमें में आपकी क्या कार्यविधि है। तो जैसे ये सवाल पूछेगा तो आपको यहाँ पर एक ये चेकलिस्ट दिख रही होगी हमारे लिए। हमारे में जो मरीज है हमारे अस्पताल में, उसको क्या क्या रिस्क हो सकता है। क्या रिस्क हो सकता है कि हाई अलर्ट ड्रग अवेलेबल है कि नहीं, उसका डोज किसी को पता चला, एक नया कोई स्टाफ आया, अनट्रेंड स्टाफ था, उसको नहीं पता हाई अलर्ट ड्रग है कौन सी होती है, और उसने पेल दिया, और जैसे ही उस लगाया तो फिर उसका डोज नहीं पता था और दिक्कत हो गई, है ना। तो एक रिस्क ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है डबल चेक ऑफ द ड्रग, डोज का उसको डोज को डोज जो है ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल समझ के लगा दिया, हो गया। साउंड अलाइक ड्रग, लुक अलाइक, साउंड अलाइक जो ड्रग होती है उसको एक साथ रखी हुई थी, एक की जगह दूसरी उठा के दे दी, ये भी रिस्क हो सकता है। तीसरा, मेडिकल ऑर्डर आर रिटन इन, वो राइटिंग समझ में नहीं आई और एक की जगह दूसरा लगा दिया, ठीक। चौथा, एक्सपायरी चेक नहीं करी और सीधा लगा दिया, ये हो गया। फिर एनी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपने कोई हुआ है कि नहीं, उसका वो रिपोर्ट करा है कि नहीं, उसके बाद उसका कारण पता है कि नहीं, ये सारी चीज। फिर 7R आप कर रहे हैं कि नहीं, राइट पेशेंट राइट ड्रग राइट रूट, है ना। तो ये पहले 7R थे, अभी 10R हो गए हैं, कुछ जगह 15R भी होते हैं। तो आप 7R बेसिकली हमारे पास लिखित में जो है 7R है, हम अभी 7R ही बताएंगे। और अगर असेसर पूछता है कि आप 10R बताइए तो बोल देना कि हमें सर 10R के बारे में जानकारी नहीं है अभी, वो फिर मेरे ऊपर डाल देना उनने नहीं बताया। 7R के बारे में जानकारी है, राइट पेशेंट राइट ड्रग राइट रूट राइट डोज राइट टाइम राइट डॉक्यूमेंटेशन राइट डिस्पोजल। 7R के बारे में हमें बताया गया है, 10R के बारे में नहीं बताया गया है। यदि आप संभव हो तो आप बता दीजिए, थैंक यू, ऐसा बोल देना, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गया मेडिकेशंस में हमें क्या क्या सेफ्टी लिखना है, उसके बाद में पेशेंट केयर के दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी लेना है, वो सारा एक के बाद एक इसमें लिखा हुआ है, ठीक। और तो ऐसी की ऐसी ही चेकलिस्ट आप चाहें तो आपके यहाँ पे वार्ड में कुछ पॉइंट तो सेम रहेंगे, हाई अलर्ट ड्रग वाला सेम रहेगा, उसका बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, हाई अलर्ट ड्रग अवेलेबल है कि नहीं है, फिर उसके बाद में मैक्सिमम डोज का चार्ट लगा है कि नहीं लगा है। वो जो ऊपर दिखा रहा था मैं, वो इसी का है, हाई अलर्ट ड्रग का चार्ट आपके यहाँ लगा होना चाहिए। हो सकता है किसी नए व्यक्ति का पोस्टिंग हुई हो और वो उतना नहीं पता हो उसको कि डोज कितना है, या फिर नॉर्मल व्यक्ति भी भूल सकता है, तो वो उसको नजर आ जाएगा कि यार हाई अलर्ट ड्रग का डोज वहां लिखा है, चलो वो देख लेते हैं, इसलिए उसको लगाया जाता है ना। तो ये चेकलिस्ट काय की है, पेशेंट सेफ्टी, ये वाला पेशेंट के रिस्क को असेसमेंट करने का एक तरीका है। आप इस प्रकार की और भी चेकलिस्ट इसमें पॉइंट ऐड हो सकते हैं कि और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सिलेंडर खाली तो नहीं मिल गया, ये भी रिस्क हो सकता है, और वायर लूज रहेंगे रहेंगे तो फिर वो आग लग सकती है, वो सारी रिस्क एक के बाद एक यहाँ लिख के। और कम से कम इसी में तीसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, ये मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में देखिएगा, कम से कम आपको 3 महीने में एक बार इसको, ये लिखा है ये डाउन यूजिंग द डिफाइंड क्राइटेरिया इन लिस्ट 3 मंथ, कम से कम
3 महीने में एक बार इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको अपने वार्ड को देख के उसको साइन करवा के खुद के साइन करके और उसको रखना है, तब आपको इस वाले पॉइंट के नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रेजेंटेशन मेरा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे बताइए, वो आज इस वाले प्रेजेंटेशन में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आप अभी पूछ सकते हैं। इसके बाद में नहीं होगा तो फिर मैं अगला शुरू करता हूँ, और वो उसमें सेम ही है, टॉपिक सेम है, क्वालिटी वाले कुछ चीजें छूट गई है, जैसे वाई वाई एनालिसिस छूट गया है। तो उन सारी चीजों को कवर करने के लिए मैं अगले वाले प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ, बहुत तेजी में निकलेंगे, 15-20 मिनट में उसको खत्म कर देंगे। इसलिए इसमें और उसको देखने से क्या होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, और आज के बाद में क्वालिटी का नाम कभी नहीं लेंगे, ऐसा मतलब पढ़ाने के दौरान आपको करना है, करने के लिए जरूर नाम लेंगे, पढ़ाना मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करें प्लीज। हेलो हाँ। सर, ये जो आपने अभी जो चेकलिस्ट में बताया, ये जो वायर लूज और ये सारी चीजें, सर ये सब केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं क्या? नहीं, ये वाला रिस्क असेसमेंट के अंतर्गत आता है, केपीआई के अंतर्गत उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं उसमें। तो केपीआई तो मतलब की उसमें परफॉर्मेंस क्या इंडिकेटर। बताना, सर उसमें क्या वो बताना है, मतलब वो की केपीआई जब परफॉर्मेंस? पढ़ेंगे तब आ जाएगा ना, अभी से जी जी मत सर। जाओ। अभी मैं आपको एसओपी भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको केपीआई भी पढ़ूंगा, आप भूल ही जाओगे कि ये कौन सी क्लास है। अभी मेरे को याद है ये चौथी क्लास है शायद, अपन यस। शायद भूल जाएंगे कि ये कौन सी क्लास, बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। तो जब केपीआई आएगा तब उसकी बातें वहां करेंगे, जहां आउटकम इंडिकेटर आएगा उसकी बातें वहां करेंगे, अभी अपन क्वालिटी की बात करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। ओके। सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल सर पूछिए। हमारा स्टोर रूम है, वहां पर हम्म। एंट्रेंस वाले जो ऑफिस वाला गेट है, वहां पे इंटरकॉम का बॉक्स लगा है, जिसकी वजह से काफी लूज वायर्स वहां पे है। तो सर हाँ, उसको वहां रखना है या वहां से हटवाना है, मतलब देखो, हर चीज प्रॉब्लम। को हटाना एक सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको प्रॉपर तरीके से, वो जो रीप आती है फिटिंग वाली, उसको उसके अंदर वायरिंग को, लूज जो वायरिंग है उसके अंदर फिटिंग करवा लो। सर वो ठीक है सर, मैं आपको एक बार इसका फोटो शेयर कर उसका दूंगी फोटो मेरे को अगर। पर्सनली भेज देना, और उसके बाद में अपन मेरे से फोन पे बात कर लेना, डिस्कस कर लेना, इंटरकॉम होना ओके। आवश्यक है ना। जी। जी। हाँ, ओके। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लगाता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। ये भी प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा क्वालिटी के लिए ऊपर ही है, तो अपन इसको बहुत जल्दी जल्दी में लेके जाएंगे। मैंने इसलिए लगाया है कि एक दो टॉपिक उसमें छूट गए हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों चीजें पूछी जाती है कि बेसिक क्वालिटी टूल्स क्या होता है, वापस से अपन वही आ गए, बेसिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड क्या होता है, और 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स क्या होता है। अब आप एनक्वास की चेकलिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें G8 पॉइंट बीच में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा है कि एडवांस क्वालिटी मेथड टूल्स के बारे में, सॉरी, इसमें G8.3 उसमें ऐड किया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि एडवांस क्वालिटी टूल्स को आपने उपयोग करके कुछ किया है या नहीं किया है। तो अगर हम उसको एडवांस क्वालिटी टूल्स को आज ही पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा कि ये भी भूल जाएंगे। आप वो 2 नंबर को बिल्कुल मत ध्यान दो। वो जैसे पिक चार्ट से अपन ने करा था ना, कि जिस जो समस्या हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको नहीं कर सकते, वो नहीं, वो उसको पढ़ने जाएंगे ये भूल जाएंगे। तो आप उसको 2 नंबर को भाड़ में जान दो, और उसको बिल्कुल मत ध्यान देना। उनको सीधा पूछे एडवांस क्वालिटी टूल के बारे में कुछ जानते हैं तो उनको केवल ये बोलना, सर एक नाम सुना है बस, सिक्स सिग्मा एवं लीन, ये 2 नाम सुने हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता, और क्या होता है वो भी नहीं पता। सीधा बोल देना, ठीक है। तो मैं उस पे ध्यान दूंगा ही नहीं।
एडवांस क्वालिटी आप यदि किसी ने चेकलिस्ट देखी होगी तो उसको संभवतः पता होगा कि यहाँ पे 2 के अलावा एक पॉइंट और लिखा हुआ है, एडवांस क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड या एडवांस क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड नहीं है, सॉरी, एडवांस क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल के बारे में आपने क्या किया है, और उसमें 012 सेम नंबर लिखा हुआ है। तो वहां पर आप केवल 2 नाम लेना है, अगर पूछा तो केवल ये जानते हैं सिक्स सिग्मा एडवांस क्वालिटी टूल है, और लीन लीन हाइपोथेसिस वो एक एडवांस क्वालिटी टूल्स है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिंग द टूल, ये सारा जानकारी इसमें केवल ये इसलिए लिखा हुआ है कि कौन सा टूल कहाँ उपयोग करना है। जैसा अभी अपन ने कोई मेरे से फार्मेसी से पूछ रहे थे कि परेटो लगाना है कि नहीं लगाना है, तो जरूरी नहीं है हर टूल हर जगह हो यूज करें। आपको आपके उपयोग का टूल जो लग रहा है, जो जिससे आपको फायदा हो रहा है, आप वो यूज करिए। ठीक है, तो वापस से इसी में आ जाते हैं कि 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स, हिस्टोग्राम, फिशबोन, चेक शीट। सुन सुन के थक जाओगे, इतने बार याद करवाएंगे। हिस्टोग्राम, फिशबोन, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, परेटो, स्कैटर्ड, रन चार्ट। इतने के बाद में भी अगर कोई नहीं बता पाया तो बहुत ही गलत बात है। अब इसमें देखिए, जितने भी क्वालिटी टूल्स होते हैं, कुछ जो है वर्क करते हैं आइडिया या कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कुछ काम करते हैं नंबर के ऊपर। जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग अपना कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, फिशबोन कॉन्सेप्ट पे क्या काम करेगा, प्रोसेस मैप कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, इसका नाम नहीं सुना इग्नोर करो। पिक चार्ट जो है वो कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, और परेटो जो है वो आपका संख्या पे काम करेगा, स्कैटर डायग्राम संख्या पे काम करेगा, रन चार्ट संख्या पे करेगा, चेक शीट संख्या पे करेगी, हिस्टोग्राम संख्या पे करेगा, और कंट्रोल चार्ट ये भी संख्या पे काम करेगा। ठीक है, तो कुछ जो है टूल्स होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और कुछ जो टूल होते हैं वो हमारे नंबर्स पे काम करते हैं। तो अब आते हैं अपन ब्रेन पे। ब्रेन कैसे की जाती है? आपके क्वालिटी सर्कल के लोग बैठ जाएं, या फिर जितने मैक्सिमम लोग, आप किसी भी एक प्रॉब्लम आई है, उसी प्रॉब्लम का संबंधित का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। सारे लोग बैठ जाएंगे, सभी लोगों को बिठाने के बाद में एक एक से सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपने अनुसार या अपने दिमाग का उपयोग करके उस संबंधित समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, वाइल्ड आइडिया आइडिया को भी आपको नोट करना है। जिस व्यक्ति ने जो कहा उसको नोट किया जाएगा, बाद में उसको एनालाइज किया जाएगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। पता चला कि एक सफाई कर्मी आया, और सफाई कर्मी आने के बाद वो भी वहां बैठा हुआ है, और उससे पूछा गया है भैया बाथरूम में सफाई क्यों नहीं होती, तो वो बोले कि साहब होती तो है, लेकिन लोग बाग 10 बार जाकर गंदा कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आइडिया बहुत फालतू की बात बोल रहा है, ये तो काम चोरी के लिए, लेकिन नहीं, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसकी भी बात ध्यान देना है। हो सकता है वो सही कह रहा हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि बार बार अपन ने एक प्रॉब्लम आया हॉस्पिटल में, और वहां पर हमने क्या करा कि एक स्ट्रेचर बार बार टूट जाते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्रेचर टूट जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने गए कि हम तो यार अच्छी क्वालिटी के स्ट्रेचर लेते हैं, उसके टायर हमेशा क्यों टूट जाते हैं, एक महीने से ज्यादा नहीं चलता, अपने आप ही होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों को बिठाया गया, तो किसी का कार कहना था कि बहुत मोटे मोटे लोग उस पर बैठ जाते हैं, किसी का कहना था कि सामान ढोते हैं उसमें, किसी का कहना था कि साहब अब कुछ मत करो, वो ना एक लेबर रूम के अंदर घुसते हैं तो वहाँ एक चैनल लगा हुआ है, शटर लगी हुई है, उस पे से जैसे ही हम तेजी से निकालते हैं स्ट्रेचर तो वो दचका लगता है, और वो उसके कारण टूट रहे हैं। तो हो सकता है वो व्यक्ति सही कर रहा कह रहा हो। तो वो उसको अपन ने सॉल्व करके देखा, वहां पर अपन ने क्या करा, लकड़ी के स्लोप बनवा दिए। अगर जिला अस्पताल में कोई किसी को याद हो तो वो बना हुआ है सीएस कार्यालय के सामने, वैसे वो अपन ने बनवा दिए, और उससे क्या हुआ कि स्ट्रेचर टूटना खत्म नहीं हुए, कुछ तो कम हुए, प्रॉब्लम कुछ तो सॉल्यूशन हुआ। तो जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो हर एक मेंबर की बातें सुनी जाएंगी, और उसको नोट किया जाएगा, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद पीडीसीए लगाया जाएगा कि भाई चलो तेरी बात भी मान के देख लेते हैं, करके देख लेते हैं फायदा होता है कि नहीं, फिर दूसरे की बात मान के देख लेते हैं। तो अब कुल मिला के सबकी बातें सुनी जाएंगी, सबको फिर उसमें से पीडीसीए करके या फिर पिक चार्ट लगा के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अभी नहीं क्लियर होगा होगा तो आगे हो जाएगा। एक होता है वाई वाई एनालिसिस, इसको दो प्रकार से किया जाता है, यही है, या तो सीधे कारण पता कर लो, या फिर आप पूछो किसी से पूछो क्यों। वाई 6 बार में, वाई में आपका रियल जो कारण है मैक्सिमम 6 में आपका पता चल जाएगा। जैसे आगे मैं वो एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल उसी से समझाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अभी नहीं, ये भी आया होगा तो ध्यान मत दीजिए, आगे और समझ में आ जाएगा। कॉज और इफेक्ट डायग्राम, जिसकी जो ये फिशबोन है एनालिसिस है, उसी का दूसरा नाम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है। कारण और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये फिशबोन, इसको अपन पहले ही कर चुके हैं। इफेक्ट ये होता है, मतलब प्रॉब्लम इफेक्ट होता है, और कारण उसके 6 ही हो सकते हैं, मैन, मटेरियल, मेजरमेंट, मशीन, मेथड और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल, ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ है इसलिए मेरा मन हो रहा है एक्सप्लेन कर दूं। एक कोई सी संस्थान थी, उसमें हाई न्यूबॉर्न डेथ हो रहा था, उसके कारण हमने यहाँ पर्सन लिखा हुआ है या मैन है। ठीक, तो मैन के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? अंडर स्टाफ लेबर रूम होगा, मतलब स्टाफ, लेबर रूम में स्टाफ कम है, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडियाट्रिशियन नहीं होगा उनके पास में, स्टाफ नॉट ट्रेंड है, या फिर ट्रेनिंग है लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, या फिर इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती। सारे कारणों को एक के बाद एक यहाँ लिखा जाएगा। फिर मशीन, हमारे पास में रेडिएट वार्ड पर काम नहीं कर रहा है, फिर अवेलेबल ही नहीं है, फिर नॉट अवेलेबल एसएनसीयू या एमएनसीयू नहीं है, फिर पीडियाट्रिशियन के पास में लेरिंजियोस्कोप नहीं है, फिर ऐसी सारी मशीन की समस्याएं यहाँ पे लिखेंगे, मेथड की समस्याएं यहाँ लिखेंगे, मटेरियल की समस्याएं यहाँ लिखेंगे, मेजरमेंट की समस्याएं यहाँ लिखेंगे, और इन्वायरमेंट की यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें से जो सबसे ज्यादा, फिर सारी की सारी समस्याओं को हम पिक चार्ट में डालेंगे। उसके बाद में आप सारी समस्याओं को, इससे ये वाली प्रॉब्लम को, डार्क ग्रीन वाली को सॉल्व करना है, स्मॉल ग्रीन वाली को भी कर सकते हैं, फिर ब्लू आई का नंबर आएगा, लाल को हाथ ही नहीं लगाना है। ठीक है, ये समझ गए? ये पिक चार्ट का डिटेल दिया हुआ है, ये आपको पता ही है। मैं ये पीपीटी भी अभी शेयर कर दूंगा, तो जो भी समझ पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। वैसे संख्या धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है? 52 पॉइंट बच गए, अब 80 बाई 80 थे। आज कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ये काम का नहीं है? सर आज फेस्टिवल के कारण सर ज्वाइनिंग ही कम लोगों का हुआ है सर कोई शायद। दिक्कत नहीं, अपन रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम भी अपन पढ़ ही चुके हैं। फिर कैसे कर पढ़ना है, ये सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पीपीटी देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। लामा रेट का हिस्टोग्राम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे संख्या डली हुई है, टाइम फ्रेम डला हुआ है, जनवरी में कितने लामा हुए, फरवरी में कितने लामा हुए, तो आप इसको एक नजर देख के बता सकते हो, फरवरी में पता नहीं क्यों 31 लामा हो गए। ठीक है, ये उसका उपयोग होता है। अगला चेक शीट ये होती है। चेक शीट अपन पढ़ ही चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, कितने प्रकार की चेकलिस्ट आप यूज करते हैं वो लिखा हुआ। मिस्टेक प्रूफ इनको जाने दो, आप इनको इग्नोर करिए। अब ये साउंड अलाइक और लुक अलाइक ड्रग है, इनको कैसे उपयोग किया जाता है अपन आगे में सब एक्सप्लेन कर देंगे। ये सारी चीजें, ये कलर कोडिंग होती है। हाई रिस्क का आपको चार्ट बना के रखना है। डिलीवरी किट ये नॉर्मल है। सेफ बर्थ चेकलिस्ट यूज करना है। ये परेटो, परेटो साहब का हमेशा ये कहना है, 80% प्रॉब्लम्स की जड़ जो है 20% लोग या कारण ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये उसी का रन चार्ट में ये मीडियन, ये है मेन एक्सप्लेन करना है। ये रन चार्ट जो है ये, अब अपन यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा मैं, एक मीन निकालना और एक मीडियन निकालना। और क्यों बता रहा हूँ वो भी अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर रन चार्ट जो होता है वो अपन ने पहले बना चुके हैं, कि कोई कि एक के बाद एक सबको, इसको देख के अपन क्या समझ सकते हैं, कि अचानक जो है नीचे यहाँ पर क्या है, का ये लामा, लामा रेट, कोई से हॉस्पिटल है वहां का लामा रेट है। ये लामा रेट अपने आप यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ अच्छा चमत्कार किया है इन लोगों ने, अस्पताल ने, कि इस जगह पे ये वाले मंथ में सितंबर तक लामा रेट अपने आप कम हो रहा है, और फिर अचानक से बढ़ा, और फिर नॉर्मल, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं अपन, पहले मीन पे आते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? ये संख्या दी गई है, आपने जनवरी में देखा 13 लोग लामा हुए, फरवरी में देखा 18, और फिर मार्च में 13, फिर अगले महीने, ऐसे करके सारे के सारी संख्याएं एक के बाद एक लिख दी। अब सबको टोटल कर लिया, टोटल करके ये कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सबको टोटल करके डिवाइड बाय 9 करेंगे, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करेंगे, तो वो आता है मीन। ये मीन निकाला है पहले, ठीक है, वो आता है मीन। और अगर हमें मीडियन निकालना है, तो आप मीडियन में क्या करो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में एक के बाद एक जमा देंगे। 13 13 13, फिर 14 14, फिर 16, फिर 18, फिर 21, ये बढ़ते क्रम में जमा देंगे। और इनमें सबसे बीच की संख्या जो रहेगी वही आपका मीडियन है। मतलब यहाँ से पहले से गिना, ये टोटल संख्या कितनी है, 9, 9 में से बीच वाले संख्या कौन सी होती है, 5। तो 1 2 3 4 5, ये 14 जो लिखा हुआ है ये आपका मीडियन। ठीक है,
आपने जितने ऑब्जर्वेशन करे, जितने डाटा लिए, जितने महीनों की संख्याएं ली हैं, उन सब को आपने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आप जमा देंगे। बढ़ते हुए क्रम में जमाने के बाद में जो भी संख्या सबसे बीच में आती है वही आपका मीडियन होता है, जो हमारे रन चार्ट में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर दो संख्याएं आ रही हैं, अगर यही ऑब्जर्वेशन ये 21 नहीं होता यहाँ पर और अकेला ये 21 नहीं होता, तो कोई बता सकता है कि क्या मीडियन रहेगा? तो फिर हमारा मीडियन क्या रहेगा? अब बीच में संख्या तो दो आ जाएंगी, 14 एंड 13 एंड 14, ये दोनों आ जाएंगी। इन दोनों के बीच की संख्या, मतलब इन दोनों का टोटल करके इन डिवाइड बाय 2, इन दोनों का एवरेज जो रहेगा वो मीन रहेगा, मीडियन रहेगा, सॉरी। ठीक है। मीन बता दिया। यहाँ पे मीन कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ लेते हैं और कितने संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो मीन हो गया। और उसके बाद मीडियन कैसे निकालते हैं? बढ़ते क्रम में उसको जमा के सबसे बीच की संख्या को लिख देते हैं, वही मीडियन होता है, जिसको हम यहाँ पे रन चार्ट में यूज करते हैं। जैसे ये 6 आपके जितने ऑब्जर्वेशन है, जितने मतलब जितने पॉइंट लगाए हुए हैं, उन सब को का मीडियन जो है, या फिर आपके साल भर के लामा रेट का या 2 साल के लामा रेट का मीडियन जो है वो 6 आ रहा है, उसका हम उस पे एक रेड मार्क कर देंगे। इसके बाद में लिस्ट ऑफ डाटा कैलकुलेटर, द मीडियन तो अपन ने लिख ही लिया है, उसको अपन यहाँ पे रेड मार्क करके रख दिया। इसके बाद में सारी ऑब्जर्वेशन साल भर में एक के बाद एक ये करते जाते हैं। ठीक है। अब इनका किया क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी 6 या मोर देन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स एबव और बिलो द मीडियन, कोई भी 6 पॉइंट अगर मीडियन के एक तरफ आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक। ये मीडियन है, मीडियन के 3 यहाँ पे एक तरफ पॉइंट आए और 2 यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट एक तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। या तो ये लोग लामा रेट का कैलकुलेशन में इन लोगों ने घपला करा है और यहाँ पर कम लिखना शुरू कर दिए हैं, या फिर अन्य कोई कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। पहला तो ये रीजन इससे ये देख के समझ में आता है। दूसरा, 5 और मोर कंसिक्यूटिव इंक्रीज एंड डिक्रीज पॉइंट, या तो इसमें क्या होएगा, 5 लगातार, 1 2 3 4 5, 5 लगातार डिक्रीजिंग पॉइंट अगर आए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लामा रेट अचानक से कम कैसे होने लग गया? मतलब ये प्लान करके कोशिश की गई है। ये यहाँ तक जो है, इस जगह इस पॉइंट तक, मतलब मई 2011 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी ऊपर होता है मीडियन से, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसके आसपास रहता है, वहां तक चीजें सब ठीक थी। लेकिन इनको शायद डांट पड़ी है कि इतने सारे लामा क्यों हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपन इसको धीरे धीरे कम करेंगे, तो एक पहले यहाँ कम करा और लगातार डिक्रीज मीडियन की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसी प्रकार से अपन अगर इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल हर अपने लैब से ही, अगर मान लीजिए लैब से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक मीडियन उसमें तय किया गया है। आप शुगर का लेते हैं, शुगर पे आते हैं, तो शुगर का एक नॉर्मल रेंज है 80 से 120, ये अपना नॉर्मल आता है। और आप हमेशा जो रिपोर्टिंग करते हैं वो 120 आपने मीडियम मान के रखा है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा। लेकिन 6 मरीज ऐसे आए जो एक के बाद एक, छयों का रिपोर्टिंग 180 आ रहा है। 180 शुगर 6 लोगों का लगातार आना, आप इसमें क्या करेंगे? पहले मरीज का इतना आया, यहाँ पर हमने एक मीडियन डाल दिया, उसका एवरेज सामान्य व्यक्तियों का खाना खाने के बाद का शुगर 120 आता है, वो हमने लाइन खींच दी। ठीक है। उससे अपन समझते हैं। तो पहला मरीज आया, पहले मरीज का शुगर यहाँ लिख दिया जो कि 100 था, तो यहाँ प्लॉट हो गया। जिसका 130 था यहाँ लिख दिया। फिर 130 के बाद में एक मरीज आया, उसका 108 था, वो यहाँ लिख दिया। फिर एक मरीज आया, उसका 132 था, वो यहाँ लिख दिया। फिर 131 और आया, तो उसको यहाँ कर दिया प्लॉट। ये अगला व्यक्ति आया, हाँ, उसकी 90 शुगर आ रही है, फिर 80 आई, फिर 70 आई, फिर एक आया तो 100 आई, फिर आया एक और आया तो फिर से 70 आ गई, फिर 60 70 60 ऐसे करके। तो अब आप यहाँ पर एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इस ग्राफ को देख के कि लगातार 6 पॉइंट, 3 ये 3 ये मीडियन से एक तरफ आ रहे हैं,
तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि या इस जगह पे या इस समय के बाद से कुछ गड़बड़ हुई है, या तो इनकी मशीन रिपोर्ट गलत देना शुरू कर दिया है, या फिर ये लोग बिना देखे मशीन से यहाँ पर पॉइंट एंट्री कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मीडियन के एक तरफ लगातार 6 लोग, लगातार ध्यान रखना, रैंडम वो एक के बाद एक हो सकता है, लेकिन लगातार 6 लोगों की रिपोर्ट मीडियन से कम या मीडियन से अधिक नहीं आ सकती है। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? इतने से ज्यादा नहीं समझा सकते। आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड पीडीसीए, और ये अपन देख ही चुके हैं, तो अब इसमें और कुछ ध्यान देने लायक चीज है नहीं है। थैंक यू। अब अभी भी छूट गया, वो दोनों इसमें भी नहीं है, मैं केवल ये प्रेजेंटेशन इसलिए देख रहा था